गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का एग्ज़ाम्पल नंबर 1 करेंगे और ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम्पल है। इसके पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन बेसिक वाला वीडियो देखा होगा तो आप इसके सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है इधर। आप इसे एक बार ट्राई करिए और इसका सॉल्यूशन वैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा है लेकिन फिर भी मैं कराऊँगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12,576। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना। एचसीएफ क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए परफेक्टली, उसे हम एचसीएफ कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर इसको पहले यूक्लिड डिवीजन लेगमा करके देखते हैं हम क्या होता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या होती है कि जो आर होगा वो छोटा होगा या इक्वल होगा 0 के, लेकिन हमेशा छोटा रहेगा बी के। बी क्या है हमारा? ये है डिवाइज़र, सॉरी डिविडेंड, और ए है हमारा डिवाइज़र। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? ये 12,000 ऑब्वियसली, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 12,576 इज इक्वल टू 4,052। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से जिसमें या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। डिवीज़न हम ऐसे ही करते हैं, राइट। अगर आपने इंट्रोडक्शन बेसिक नहीं देखा है तो आपको ये समझ में शायद ना आ रहा हो, आप उससे पहले जाकर देखिए और आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ असल में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा होगा 420। आप इसे खुद डिवाइड करके देखिए एक बार, आप खुद एक बार सोचिए कि क्या लगना चाहिए यहाँ पे। ये थोड़ी डिवीज़न वाली प्रोसेस है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है कि आपको इसे जो है ना ए बना देना है। जो आपका बी था उसे अब ए बना देना है। ए बना दिया और आपका रिमाइंडर आया है, उस रिमाइंडर को अब आप बी बना दीजिए। ये प्रोसेस होती है बेटा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी प्रोसेस करनी कैसे है। ठीक है, तो ये 420 आ गया। 420 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये या इससे कम नंबर आ जाए, 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 272। ठीक है, तो ये आ गया। आप सेम प्रोसेस करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे। 272 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोचो। 2 में तो बेटा ये 400 से ऊपर निकल जाएगा तो 1 ही करना पड़ेगा, है ना। 400 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से ऊपर निकल जाएगा, तो हम इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या रिमाइंडर बच सकता है, 148। सेम प्रोसेस, ये 148 आ गया। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, 1 से ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 124 बचेगा। 148 यहाँ पे आ जाएगा, 124 यहाँ पे आ जाएगा, और 200 निकल जाएगा बेटा, इसमें भी 1 लगेगा। इसका 24 आ जाएगा, 124 यहाँ पे, 24 यहाँ पे। कितना मल्टीप्लाई कर दूँ? 12 के टेबल के साथ देखो इसको जरा, तो आई थिंक 5 से हो जाएगा। 12 10 जा 120 होता है, तो ये 24 5 जा 120 हो जाएगा। बेसिक मैथ्स है बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 24 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 में बेटा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बच गया 0। जब तक आपका ये रिमाइंडर जो है ये जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। जैसे ही 0 आ जाए इसका मतलब जो आपका बी है ना उस टाइम पे वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाएगा परफेक्टली। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, जब 4 कर पाएगा तो 2 भी तो कर पाएगा। मैं बोलूँगा हाँ यार 2 भी कर पाएगा, लेकिन लेकिन हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं, मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब ये होता है ना सबसे बड़ा, तो 4 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। कर तो 2 भी देगा लेकिन वो छोटा है, 4
सबसे बड़ा है। 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, इसलिए 4 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बन जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज़ सम इंटीजर। इसमें हमारी वही चीज़ लगेगी जो हमने अभी पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बार पहले उसको लिख लेते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है हमसे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारा, a = BQ + R, है ना, जहाँ पर एक कंडीशन लगती है कि जो हमारा R है वो छोटा होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के, वहीं वो छोटा होगा हमेशा B के। तो यहाँ पे A का मतलब क्या है, A हमारा डिविडेंड है, B हमारा डिवाइज़र है, Q हमारा कोशेंट है और R हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। ये बोल रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म में होता है, जबकि हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में होता है। ये हमें बताना है, हमें शो करना है। तो यार एक चीज़ मेरे को ध्यान दो, यहाँ पे 2q लिखा है और यहाँ पे BQ लिखा है, तो एक सेकंड के लिए मैं B को ना 2 पुट कर देता हूँ। देखो यार सिमेट्री बैठ रही है ना, दोनों में थोड़े थोड़े इक्वल दिख रहे हैं। ये BQ है, ये 2q है, ये BQ + R है, ये 2q + 1 है। शायद यहाँ पे R की वैल्यू 1 रखनी होगी। एक बार B की वैल्यू है ना 1 रख दो अभी, ठीक है, क्योंकि हमें शो करना है। ठीक है, हमें कोई ऐसा सॉल्व नहीं करना है इसको, यहाँ हमें शो करना है। तो हम अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने B को 2 पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंडीशन देखेंगे R के लिए। बेटा ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही पढ़ाई है, आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखो। ये जो कंडीशन है इसका मतलब क्या होता है, ये कंडीशन ये बोल रही है कि जो हमारा रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर आपकी जो डिविडेंड है उससे हमेशा छोटा होगा। सॉरी, डिवाइज़र से, ये डिवाइज़र हमारा B, डिवाइज़र से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, जबकि वो रिमाइंडर जो है 0 से, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, या हो भी सकता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा डिवाइज़र से यानी B से हमेशा छोटा होता है। आप कोई भी डिवीज़न प्रॉब्लम लेके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। तो ये कंडीशन दे रखी है। अब हमने यहाँ पे क्या माना कि हमारा जो डिवाइज़र यानी B है उसको हमने 2 ले लिया। इसका मतलब अगर ये कंडीशन हम अप्लाई करें तो ये कंडीशन कुछ इस तरह बैठेगी कि जो रिमाइंडर होगा ना वो बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के, लेकिन वो छोटा होगा 2 के। ठीक है, 2 के छोटा होगा, 2 कभी नहीं हो सकता बेटा, 2 के हमेशा छोटा होगा जो हमारा रिमाइंडर है। तो इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि हमारा रिमाइंडर पता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। ये 2 चीज़ें बताइए कि जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अभी इन दोनों कंडीशन को हम इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, एक बार R को 0 रखते हैं, एक बार R को 1 रखते हैं, यही चीज़ हम वापस से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं, A = 2q + 0, और एक जगह मैंने लिख दिया A = 2q + 1। अब मेरे को यार एक बात बताओ, A = 2q + 0, इसका कोई मतलब निकलता है क्या यार? +0 मतलब क्या, हम कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको A = 2q लिख सकते हैं, है ना। +0 का कोई मतलब ही नहीं है, और ये तो हमारे पास है ही A = 2q + 1। तो यार एक बात बताओ मेरे को, क्या हमने अभी ये प्रूफ नहीं कर दिया? यही तो हमसे इनसे पूछा था कि भाई A = 2q बताओ और A = 2q + 1 बताओ। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि A = 2q भी हो सकता है और A = 2q + 1 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये जो है A = 2q भी हो सकता है और ये A = 2q + 1 भी हो सकता है। ठीक है,
अभी हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पसंद करेंगे। वो स्टेटमेंट के बाद आपको आपका जो आंसर है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो स्टेटमेंट क्या है कि a इज़ इक्वल टू 2q एक इवन होगा, लेकिन a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1 एक ऑड नंबर होगा। अब मैं ये डायरेक्टली कैसे कह सकता हूँ, ये डायरेक्टली मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि q एक नंबर होगा, a भी एक नंबर होगा, यहाँ पे भी q एक नंबर होगा, a भी एक नंबर होगा। तो मैं डायरेक्टली कैसे कह सकता हूँ कि ये जो है एक ऑड है और ये एक इवन है। बेटा एक फैक्ट है जो मैं आपको बताऊँगा और मेरे को लगता है आपको पहले से पता होगा, पर कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर इवन ही आएगा। मतलब नंबर ऑड हो चाहे इवन हो, हम जब उसे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा इवन ही आएगा। ठीक है, जब हम किसी भी दो ऑड नंबर, मान लो देखो मैं अपने यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। अगर मैं एक इवन नंबर को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर इवन आता है। ठीक है, अगर मैं किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ एक ऑड नंबर से तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा इवन। इस केस में भी हमारा इवन आंसर आएगा, आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिए। और अगर मैं एक ऑड नंबर को एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर पता है क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा। ये एक फैक्ट है, इसे आप याद रख सकते हैं। जैसे आपने प्लस माइनस माइनस प्लस वाले को याद किया था उसकी तरह इसको भी याद कर सकते हैं। इवन इवन मल्टीप्लाई करके इवन आएगा, इवन ऑड मल्टीप्लाई करके इवन आएगा, लेकिन ऑड नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर हमेशा ऑड आएगा। चूँकि एक फैक्ट है तो यार इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, जहाँ पे a इज इक्वल टू 2q लिखा है, यहाँ पे q एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब मालूम है, इसका मतलब ये है कि ये आंसर एक इवन आएगा। ठीक है, q जो है हमारा इवन नंबर से मल्टीप्लाई है, तो q अगर ऑड हुआ तो भी आंसर इवन आएगा, इवन नंबर हुआ तो भी यार q कोई नंबर होगा और वो ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, तो ऑड होगा तो भी इवन आएगा, इवन होगा तो भी इवन आएगा, क्योंकि वो इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो मैं लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 2q जो है ना वो इवन ही आएगा। इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब बेटा ध्यान से देखो, जो हमने बताया यहाँ पे 2q जो है वो तो इवन ही होगा। ये पूरा जो 2q है ये तो इवन ही होगा, और उस इवन में अगर मैं प्लस 1 कर देता हूँ तो बेटा वो ऑड नंबर बन जाएगा ना। किसी भी इवन नंबर में अगर आप प्लस 1 करते हो या प्लस किसी ऑड नंबर से करते हो तो आपका आंसर ऑड आएगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये जो इवन नंबर था इसको हमने प्लस 1 किया तो ये ऑड नंबर बन गया, तो इक्वेशन हमारी ऑड हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 है वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। बड़ी छोटी सी बात है ना। तो यहाँ पे हमको जो भी था ये हमको प्रूफ करना था, हमको बताना था, हमको दिखाना था उनको कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले से लिखा था q एक इंटीजर है, एक नंबर है, तो हमने उसको नंबर की तरह ट्रीट किया। और हमारा जो है जो प्रूफ करना था कि a इज इक्वल टू 2q जो है, 2q जो है, a इज इक्वल टू मत मानो, क्वेश्चन में बोला था कि 2q जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है और 2q प्लस 1 है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही हमको प्रूफ करना था, और हमने प्रूफ कर दिया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा, लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। इसे प्रैक्टिस करिए। पता है ये बोर्ड एग्ज़ाम में, मेरे भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया था 2-3 नंबर का, तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, इसका छोड़ना मत। इसका एक अलग लेवल का है, वो हम दूसरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्या बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पुराना वाला जो क्वेश्चन था ना एग्जाम्पल नंबर 2, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसमें हमें दो बातें पूछी थी कि उसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर भी बताना था, इसमें सिर्फ हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताना है 4q + 1 और 4q + 3। अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया तो एक बार इसे यहाँ पे फिर से देख लीजिए, हम फिर से उसको करेंगे। पर यार बात ऐसी है कि आपको ना जब भी आप मैथ्स करें तो आप अपने साथ एक कॉपी, एक पेन, एक पेंसिल साथ में रखें, ठीक है, क्योंकि बिना उसके मैथमेटिक्स तो हो नहीं से रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बस बैठे बैठे देख रहे हैं, आप इतने इंटेलिजेंट है कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है बेटा। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आपको एक पेन, एटलीस्ट एक कॉपी रखनी चाहिए और उसे सॉल्व करते रहना चाहिए। मेरे करने से पहले आपको सॉल्व करके रखना चाहिए। ये तो खैर अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने एक करा दिया है, तो अगर आप कोशिश करके देखें इस क्वेश्चन को, अगर आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मेरा वीडियो आप देख ही रहे हैं। तो हमें स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा? a = bq + r। और हमारी कंडीशन क्या थी बेटा? कंडीशन थी कि जो r है, जो रिमाइंडर है, वो छोटा होगा, बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है 0 के, और वो हमेशा छोटा होगा हमारे b यानी डिवाइज़र से। ये हमारा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब सिंपल सी बात है बेटा, जो हमने पिछली बार किया था, हमने क्या बोला था कि b को जो है ना 4 रख दो। क्यों? क्योंकि सिमेट्री बैठ रही है बेटा। यहाँ पे बी क्यू दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमें 4q दिख रहा है यहाँ पे, तो b को 4 रख दो। अभी b को 4 रख दिया तो रिमाइंडर की क्या कंडीशन हो गई कि रिमाइंडर जो है वो बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है 0 के, लेकिन वो हमेशा छोटा होगा 4 के यानी b के, यानी कि डिवाइज़र के। तो ये एक फैक्ट है, ये सबको मालूम है। अभी क्या करना है, ये जो 4 रिमाइंडर है, इसकी क्या क्या आएगा? पहला तो 0 आ जाएगा, और क्या आएगा? 1 आ जाएगा, और क्या आएगा? 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इससे छोटा, इक्वल नहीं हो सकता। छोटा है, यहाँ पे 0 के इक्वल है, बड़ा तो है लेकिन इक्वल है, यहाँ पे नहीं है, तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा। ये गलती कभी मत करना, इसे 4 कभी मत लिखना। वहाँ पे हमारे पास 0 और 1 थे, यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइज़र को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई r की। तो हमारे पास जो कंडीशन से हमें मिला कि b को 4 रखा, r को इतनी सारी वैल्यूज़ रखी, तो हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस आएगी? हमारे पास आएगा a = 4q, राइट, +0 करेंगे, 0 की कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 4q + 1, राइट। a = 4q + 1, यहाँ पे कॉमन लगा के लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर हो सकता है 4q + 2, राइट, और 4q + 3। ये 4 केस आपके पास बनेंगे। अब हमारे पास जो केस हमको दे रखा है 4q + 1 और 4q + 3, वो ये वाले केस है, राइट। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो दो है ना, ये ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं और ये दो नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा? मैंने पिछली बार जैसा बताया था मैंने आपको, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं इवन पूरा नहीं लिखूँगा। इवन का मल्टीप्लाई किया इवन से तो आंसर इवन आया, इवन का मल्टीप्लाई किया ऑड से तो आंसर इवन ही आया, लेकिन अगर ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से कर दिया तो आंसर ऑड आएगा। ये एक फैक्ट है, इसे आप याद कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो यार, 4 एक इवन नंबर है, क्यों या तो इवन होगा या ऑड होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इवन होगा, ठीक है। यहाँ देखो 4q एक इवन नंबर है, +1 किया तो ये पूरी इक्वेशन ऑड बन चुकी है। यहाँ पे देखो 4 एक इवन है, 4q इवन हो जाएगा, +2 करोगे यार, इवन नंबर में इवन नंबर का एडिशन करोगे तो आंसर तो इवन ही आएगा ना। यहाँ पे ऑड नंबर का एडिशन किया था तो आंसर ऑड आया, यहाँ पे इवन नंबर करोगे तो आंसर इवन आएगा, तो ये तो इवन हो गया,
यहाँ पे देखो ये 4Q एक इवन है, प्लस ऑड नंबर से एडिशन कराया तो ऑड हो गया। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक इवन ऑड नंबर है, ये एक ऑड है, ये इवन है, ये इवन है। और हमें ये बताया बोला था कि शो करो कि ये और ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, तो हमने शो कर दिया है यार। 4Q+1 कॉमा 4Q+5 जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। अब यार इंटीजर, अब यार एक बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन जो है ना हमारा यहाँ पे एंड नहीं होता है। हमारे दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 हो चुके हैं, लेकिन आपको ना एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखना चाहिए यहाँ पे। स्टेटमेंट एनसीईआरटी में साफ साफ, अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं तो आपको दिखेगा कि एनसीईआरटी में साफ साफ वो स्टेटमेंट लिखा है। जैसे एग्जाम्पल 3 का मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है ए कैन बी 4Q और 4Q+1, 4Q+2, 4Q+3। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि ए ये हो सकता है। आपको स्टेटमेंट पे लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट पे इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। फिर इसने लिखा है कि वेयर Q इज़ द क्वोशंट, हाउ एवर सिंस ए इज़ ऑड ए कैन नॉट बी 4Q, 4Q+2 सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे इनने जो मैंने बात बताई वो इसमें डायरेक्ट लिखी है कि 4Q जो है ना एक इवन है, 4Q+2 है वो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q+1, 4Q+3, ठीक है। आप चाहें तो ये जो एनसीईआरटी में लिखा है इसे डायरेक्ट छाप सकते हैं, या जो मैंने बोला है उसे भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करके एक यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है इसलिए। तो आपको वो लिखना ज़रूरी है, आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, थोड़ा सा एक आपको रीज़न लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया और इसको ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैंने आपको जो मैथमेटिकल प्रूफ था वो बता दिया है, आप जो भी आपका लिखित पढ़ी है वो आप खुद कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि एक अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, यानी एक जो है मिठाई बेचते हैं ना, आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं मिठाई बेचने वाले, तो मिठाई बेचने वाला है। और उसके पास 420 काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है। शी वॉन्ट्स, अच्छा यहाँ पे जो स्वीट सेलर है वो एक लड़की है, शी लिखा है यहाँ पे। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in stack for this purpose? ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये सुन के बच्चे घबरा जाएंगे कि यार लिखा क्या है, क्या पूछ क्या रहा है, और ये कहाँ से आ गए, तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। पढ़ चुके हो बेटा, वही क्वेश्चन है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मान लो एक शादी वादी होगी और वहाँ के लिए हमने 420 काजू बर्फ़ी और 130 बादाम बर्फ़ी हमने मंगवाई है, ठीक है। अभी जो हमारी स्वीट सेलर है वो क्या चाहती है कि मान लो एक डब्बा है, उसके पास कई सारे डब्बे हो सकते हैं। एक डब्बा होगा कि यार जिसमें 20 बर्फ़ी आ जाए, एक डब्बा कोई ऐसा होगा कि जिसमें 15 बर्फ़ी आती हो, एक ऐसा होगा कि शायद जिसमें 10 ही बर्फ़ी आती हो, या हो सकता है कुछ ऐसा डब्बा होगा जिसमें 100 बर्फ़ी आ जाए, ठीक है। तो अलग अलग तरह के कुछ उसके पास डब्बे होंगे, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे स्टैक बोल रहे हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे स्टैक बोल रहे हैं। तो अब वो क्या चाह रही है कि मान लो 420 काजू बर्फ़ी है, तो वो इस तरह से जमे कि कोई ऐसा नंबर हो। मान लो अगर मैं 20 बर्फ़ी ले लेता हूँ तो 20 बर्फ़ी में पर्टिकुलर पूरी बर्फ़ी आ जाएगी। देखो ना, ये 420 जो है 20 जो है इसको डिवाइड कर देगा परफेक्टली, राइट। शायद 130 को ना कर पाए, शायद 420 कर लेगा। 10 एक ऐसा नंबर है जो 420 और 130 को दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। तो शायद अगर हम 10 वाला डब्बा ले लें, ये 10 वाला डब्बा, तो हमें से 42 डब्बे चाहिए होंगे जिसमें परफेक्टली सारी बर्फ़ी आ जाएंगी, ठीक है। कोई ऐसा डब्बा खाली नहीं छूटेगा। इसमें 13 जो है 13 डब्बे लगेंगे, इसमें सारी बर्फ़ी आ जाएंगी।
तो ऐसे साइज़ का डब्बा ढूंढना है जिसमें ये सारी हो जाए और ये भी सारी हो जाए, ऐसा कोई डब्बा ढूंढना है हमको, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे HCF निकालना है। बेटा यही तो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर जाए, ठीक है। ऐसा बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। यही एक क्वेश्चन के माध्यम से हमें पूछा। ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो आप HCF के ज़रिए इसे निकाल सकते हैं। तो साफ साफ शब्दों में बोलूँ तो वो हमें बोल रहा है कि 420 और 130 का HCF निकाल के दो। बड़ी सीधी सी बात है बेटा, HCF हमें यहाँ पे निकाल के देना है। तो हमें HCF कैसे निकालते थे, हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा रखते थे सबसे पहले। यूक्लिड डिवीज़न लेमा A=BQ + R, ठीक है। बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में फॉर्मूलेस के भी मार्क्स मिलते हैं, तो आप फॉर्मूला याद करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो याद होने ही चाहिए, लेकिन फॉर्मूलेस याद होना चाहिए। फॉर्मूले के वहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी 420 को क्या बताया था मैंने, जो सबसे बड़ा नंबर है वो देखना है, ठीक है। 420 सबसे बड़ा है तो उसको A की जगह रख दो, और B को क्या, छोटा वाला नंबर। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 420 या उससे छोटा नंबर आ जाए। क्या करूँ बेटा, 4 से करूँ, 4 से बड़ा हो जाएगा तो 3 से करना पड़ेगा। 3 में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 3 जाए 3, ओके। तो 30 बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये डिवीजन रिमाइंडर हमारा 30 बचेगा। अब यहाँ पे हम 30 को इधर ले आएंगे A की प्लेस में, और जो हमारा 30 था इसको यहाँ पे ले आएंगे। 130 यहाँ पे गया, 30 यहाँ पे आ गया। अब 30 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 130 या 4 आ जाए, 130 या 130 से कम आ जाए। तो हाँ 4 से करेंगे, क्योंकि 4 से 12 होता है तो 120 हो जाएगा, लेकिन 5 में ये 150 हो जाएगा जो आगे निकल जाएगा। तो 120 अगर डिवाइड करेंगे तो 10 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब 30 को इधर ले आओ और 10 को मल्टीप्लाई करो। 10 में क्या मल्टीप्लाई करें, ईजी है यार, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो अब 1 मिनट सोचो और मुझे बताओ कि इन सब में से हमारा HCF कौन सा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से HCF कौन सा है, 0 तो आ गया लेकिन HCF कौन सा है, ठीक है। तो बताओ मुझे यार, अभी हमने डिस्कस किया था 10। हमेशा याद रखना कि इक्वेशन में जब 0 आ जाए तो B, जो B पार्ट होता है ना, वो हमारा HCF होता है। और मैंने एग्जाम्पल देते देते यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। मुझे नहीं पता था आंसर, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले से डिस्कस कर लिया कि 10 हो सकता है, और 10 ही है। 10 ही वो नंबर है जो 420 और 130 को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। यानी ऐसा बक्सा जिसे एक बार में 10 मिठाई आ पाए, वो बक्सा हम ले सकते हैं और दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा HCF जो है ना, HCF आ चुका है 10। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1।